बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज तज़किरा होगा उस ख़त का जो लिखा तो कल गया था मगर आज उस पर जवाब आया है। इमरान खान साहब ने जो ख़त लिखा उसके मदरजात एक जो उनका एक्स पोस्ट है उसके ज़रिए से मंजर-ए-आम पर भी आ चुके हैं। कल उन्होंने सहाफ़ियों के सामने इस ख़त को ख़ुद बयान किया था। उसके जो 6 नुकात थे वो बताए थे। उसमें मुख्तलिफ़ जो इस वक्त मामलात हैं, पीका है या 26वीं तरमीम है या उनकी पार्टी के हवाले से जो मामलात थे उसके ऊपर उन्होंने बात की थी और साथ में इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसी रिविज़िट करने के लिए या तब्दील करने के लिए भी दरख्वास्त उन्होंने की थी जो उसके मंदरजात हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर देखा जाए उनका ख़त जो कि फिर बाद में एक्स पोस्ट के ज़रिए से यानी ट्विटर के ज़रिए से भी साबका ट्विटर के ज़रिए से सामने आ चुका है, उसमें उन्होंने 26 नवंबर की कोई बात नहीं की और ना ही गोली चलने के हवाले से कोई उनका जो बयानिया था उसको उन्होंने उसके अंदर दोहराया है। ना ही फ़ौज के जो गैर सियासी किरदार है उनका या सियासी किरदार है उसके हवाले से उन्होंने कोई बात की है। जो उनके मेन पॉइंट्स थे वो अब सामने जो है आ चुके हैं। अच्छा, इसके बाद इसके जवाब का इंतज़ार था कि इसका जवाब क्या आएगा, क्योंकि ये पहला बराह रास्त जो राब्ता था इमरान खान साहब का वो आर्मी चीफ के साथ था, यानी उनके नाम ये पहला बराह रास्त ख़त था। उनसे वो मुखातिब थे, उनसे वो बातचीत उन्होंने की उस ख़त के ज़रिए से, लिहाजा जवाब की भी आज उनका इंतज़ार था। लेकिन जवाब जो है वो सिक्योरिटी ज़राए के ज़रिए से आया है। सिक्योरिटी ज़राए ने ये कहा है कि इमरान खान साहब को जवाब देते हुए कि इस मामले के ऊपर जो है ना कोई ख़त मिला है और ना ही कोई दिलचस्पी है, बल्कि जो कोर्ट हुआ है, जो रिपोर्ट हुआ है उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि उसमें यहाँ तक कहा गया है कि कोई दिलचस्पी नहीं मुजरिम के साथ उनकी जो राब्ता रखना है उसके हवाले से। और ये भी कहा कि जो मामलात हैं इसको एक ड्रामे का उन्होंने सिक्योरिटीज़ राय ने कहा है कि ये एक नाकाम ड्रामा करने की एक और कोशिश है। कोई ऐसा ख़त है भी तो कोई इस्टेब्लिशमेंट को दिलचस्पी नहीं है। अगर पीटीआई को किसी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करें, यानी एक मशवरा भी दिया गया है कि आप हमसे नहीं बल्कि सियासतदानों से बात करें। कल जो ख़त था उसके बाद फिर आपको याद होगा उसमें लिखा गया था कि दूरियां पैदा हो गई हैं इस्टेब्लिशमेंट की और आवाम की और वगैरह वगैरह उस सारे मामलात के ऊपर। क्या हम ये समझ सकते हैं कि एक मुकम्मल और साफ़ चिट्ठी ना है जो कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सामने आई है? हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि जो एक राब्ता था, जो चैनल खुला था इस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो भी अब बंद हो गया है। तो अब इसलिए इमरान खान साहब ने ये बराह रास्त जो है अपॉर्चुनिटी ली है कि वो फ़ौज को इंगेज करें। मगर अब ये इसका क्या मामला बनता है, ये कहाँ तक जाएगा, वो सियासतदानों से बात करेंगे, इस ना का मतलब क्या है, क्या कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अली अमीन गंडापुर साहब का जो कल का इंटरव्यू था वो भी बहुत अहम इंटरव्यू था, क्योंकि उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने इस बात का पहली मरतबा ऑफिशियली जो है वो इजहार किया है और उसको कंफर्म किया उस खबर को कि जो उनका राब्ता इस्टेब्लिश हुआ था 26 नवंबर और उसके आसपास, और वो क्या रिलीफ मांग रहे थे इमरान खान साहब के लिए। उन्होंने कहा कि ये मेरी तरफ से एक इनिशिएटिव था जो कि मैं चाहता था कि वो नथिया गली जाएँ या फिर वो उनको हम खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिली उनकी करें, और 99% या 90% उन्होंने कहा कि इस बात के ऊपर मामला जो थे वो तय हो चुके हुए थे। और आपको याद होगा कि मैंने अपने एक प्रोग्राम में बल्कि अपने एक ट्वीट में भी ये कहा था, ये खबर दी थी कि उस वक्त वीडियो जो बनानी थी इमरान खान साहब की उसके ऊपर जो था वो मामला ख़राब हुआ था। उन्होंने इसकी तस्दीक की है, मगर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो नाराज़ हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। उन्होंने इंटरव्यू में जो बातें की हैं उसके ऊपर भी, उसके मदरजात पे भी बात करेंगे कि वो इस स्टेज पे क्यों आ गए हैं कि उनको ये इंटरव्यू देना पड़ा, और वो भी ज़ाहिर है कि उसके ऊपर भी बहुत सी गुफ्तगू जो है वो हो रही है। इस मामले के ऊपर बात करेंगे। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है और इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो मुहिम जोई का मामला हिंदुस्तान की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं उनसे सख्त निमटने का फ़ैसला किया गया। कोई सियासी इसके अंदर कोई बयान नहीं था, ये स्पेसिफिकली अफ़गानिस्तान और रीजन के मुतालिक, हिंदुस्तान से मुतालिक ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो आज हुई है और ये काफ़ी अहम भी थी। लेकिन इसके साथ साथ इस पर भी बात करेंगे और कि दहशत गर्दी की जो एक लहर आई है उसमें इजाफा जो है वो किस तरह से उसको देखना है। वज़ीर आज़म ने आज एक डेवलपमेंट जो काबीना के इजलास में थी और वो 101.2 बिलियन डॉलर्स की जो फैसिलिटी मिली है ऑयल की पाकिस्तान को सऊदी अरब की तरफ से, वो एक बहुत अहम गर्दानी जा रही है। और आज उन्होंने काबीना के अंदर कुछ अहम बातें भी की हैं प्राइम मिनिस्टर ने। वो क्या कह रहे हैं इस फैसिलिटी के हवाले से भी और
दीगर मामलात पे भी ज़रा सुनिएगा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कल वफ्द भेजा था। हमारी जो ऑयल फैसिलिटी है जो कि 2023 में 10 महीने थी, अब उसका दोबारा इजरा हुआ है और $1.2 बिलियन सालाना उन्होंने दी है। इससे न सिर्फ हमारे जो रिजर्व्स हैं उनको तकवीत मिलेगी, एग्रीकल्चर टैक्स है और जो एक IMF की एक रिक्वायरमेंट भी है, चारों सूबों ने ये रिक्वायरमेंट जो है पूरी कर दिया। ये रिलीफ भी मिला है, लेकिन इसके साथ साथ महंगाई की जो शरह है उसमें कमी का भी कहा वज़ीर आज़म ने। लेकिन असल बात यह है, ये देखना है कि क्या वाकई महंगाई कम हो चुकी है, आम आदमी की जो ज़िंदगी है उसके ऊपर भी कोई असर पड़ेगा, और जो इकनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है इसका बराह रास्त उन लोगों के लिए जो कि करोड़ों लोग अब ख़त गुरबत से नीचे हैं, उनकी ज़िंदगी पर कोई असर पड़ेगा। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जनाब अतर काज़मी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी, तबसरा निगार, तज्ज़िया निगार। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बैरिस्टर अकील साहब है, एडवाइज़र है प्राइम मिनिस्टर के लीगल जो मामलात हैं उसके ऊपर, और ख़ास करके अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी और जजों की जो तैनाती उस पर बात करेंगे। हमारे साथ लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑन अब्बास बप्पी साहब हैं, सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी बप्पी साहब। सबसे पहले आपके पास ही आती हूँ, बल्कि चूँकि ऑन अब्बास साहब आपने देखा होगा ख़त और फिर ख़त के बाद जवाब, और जवाब जो है वो भी बड़ा सख्त जवाब है, गो के ज़राए के ज़रिए से है। लेकिन आप क्या समझते हैं इमरान खान साहब को ये ख़त बराह रास्त क्यों लिखना पड़ा? बिस्मिल्लाह। आपने शुक्र है कि शिकवा जवाब शिकवा नहीं कह दिया, खत और जवाब खत के कहते हुए। बट having said that, आज़म भी थोड़ा सा ना आप इसको ना एक ब्रॉडर अगर प्रोस्पेक्ट में देखें तो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जेल में बैठ के अपने सिपह सलार को खत लिख रहा है, और पहला उसने नैरेटिव जहां से वो लिया है वो यही था कि फौज भी मेरी और कौम भी मेरी। सो यहाँ से कम ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि समवेयर जो एक सोच थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान साहब को, इमरान खान साहब के और फौज के दरमियान इख्तिलाफात हैं, ही जस्ट किल्ड द नैरेटिव। वो जो रेटरिक था कम से कम उसको डाई डाउन जरूर हो गया। और उसमें जो 5-6 पॉइंट्स उठाए, और स्पेसिफिकली 5-6 पॉइंट्स, वो एक चीज की बहुत ज्यादा मतलब एक साइड को एंगल कर रहे थे कि जी पाकिस्तान में जो सिर्फ फॉलीज हैं, जो कमी बेशियां हैं, वो क्या क्या हो सकती है। अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का पॉलिटिक्स में रोल रहा है, तो खान साहब ने कहा ये रोल कम होना चाहिए। इस पर मेरे ख्याल आपका भी इत्तेफाक होगा और मेरे जो कलीग्स यहाँ बैठे उनका भी इत्तेफाक होगा। इसमें उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरीक को जिस तरीके से बेढंगे तरीके से अप्रूव कराया गया, MNAs और सेनेटर्स को उठा के उस पर उन्होंने बात की, पीका ऑर्डिनेंस की उन्होंने बात की, तहरीक इंसाफ के जुल्म की पूरी बात सुनाई। राजा नासिर जो एक जज है जिसको जनरल अलकादिर का फैसला सुनाया और उसके बाद अगले दिन उसकी प्रमोशन हो गई एज द सेशन जज इन इस्लामाबाद, इस तरह निशानदेही ने कहा कि ये वो इश्यूज हैं, और ये वो इश्यूज हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट और रियासत और अवाम के दरमियान में खलीज बढ़ता जा रहा है। हैविंग सेड दैट, उन्होंने एक और कहा कि हमारी फौज बहुत सारी कुर्बानियां दे रही है, और लिटरली ये ऐसी चीज है जिसको ना सिर्फ इस कौम को बल्कि दुनिया को इस चीज के ऊपर सेंसिटाइज होना चाहिए। दे शुड एक्नॉलेज यू नो द काइंड ऑफ सैक्रिफाइसेस आर आर्मी इज मेकिंग। बट जिस किस्म की यहाँ पे गवर्नमेंट बैठी है उसका क्योंकि रैटरिक, उसका नैरेटिव कहीं पे कोई सोल्ड नहीं हो रहा। तो फिर इसका मतलब बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक कोशिश की है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक नेगेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मनफी किस्म का है वो राब्ता रहा है, तो उसको अब पॉजिटिव उसमें किया जाए। और उन्होंने गोली क्यों चलाई ये वाली बात भी नहीं की है। तो इसका मतलब ये है कि आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अब बेहतर हो। एग्जैक्टली मैं अब ये तो खैर मैं उसमें थोड़ा सा इसमें ऑब्वियसली आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बट हैविंग सेड दैट एक चीज मैं दोबारा कह दूं, अब ये जितने पॉइंट्स दिए उससे अल्टीमेटली एक चीज तो बहुत क्लियर है कि ही वांट्स टू टेल एवरीबॉडी कि जी ये इश्यूज हैं, इसको रिजॉल्व करना चाहिए ताकि कौम आगे बढ़ सके। वो आगे बढ़ने का उन्होंने एक तरीका बता दिया। मैं एक चीज और बता दूं, इस खत को जिस तरीके से खान साहब ने अडियाला में बैठ के लिखा है, ये हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होकर चला जाएगा। और जिस तरह एक डोजियर कहते हैं ना, ये भी एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा कि वाइल सिटिंग फॉर 500 डेज इन अडियाला, उन्होंने एक ऐसी चीज को जैसे कूजे में बंद करके बताया कि पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम्स हुए एंड रिगार्डलेस कि जी हमारे साथ क्या होगा, हमें क्या चाहिए। और मतलब कल जब खत आया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, कुछ दोस्तों ने कहा जी ये डील मांग रहे, ये कहीं से भी डील नहीं थी। इसमें उन्होंने सिर्फ पिन पॉइंट किया कि यार ये इश्यूज हैं, इन इश्यूज को रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है किसी भी तरीके से। एंड आई एम श्योर कि जो आज रिस्पांस वहां पे सिक्योरिटी जराये के हवाले से आप बता रही है, मुझे तो अंदाजा नहीं है कि वो डिलीवर हुआ है नहीं हुआ, बट इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए था। इसको आगे से इसको मतलब इसके ऊपर रोशनी डालनी चाहिए थी। हमारा जो 2 मुज़ाकरात के हवाले से 2 पॉइंट थे, उनमें से ये एक भी था कि जी आपने जो मेन है और 26 नवंबर के बाद जुडिशल कमीशन था, वो भी था कि चलो चीजें कोई थोड़ा सा
क्लैरिफाई हो सके। इस खत को भी आप पॉजिटिवली देखें। और एंड के ऊपर जो उन्होंने कहा ना कि फेडरेशन के बहुत सारे यूनिट्स ऐसे हैं जो फील करते हैं कि उनको दूर किया जा रहा है। आई मीन इस खत के हवाले से मेरे ख्याल में हर वो शख्स जो समझता है कि तो जवाब वो नहीं आया, बिल्कुल वो शिकवा जो था उसका जवाबी शिकवा जो है वो मुस्बत नहीं आया। बैरिस्टर साहब, आना चाहिए था आपके ख्याल में, और इमरान खान साहब ने बहरहाल रिस्क तो लिया। एक बराह रास्त वो मुखातिब हुए, उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने अपने सारे पॉइंट्स भी लिखे हैं, अगर देखा जाए तो सारी बात अपनी कही है। तो जवाब ये क्यों आया इस तरह का जवाब जो कि आप देख रहे हैं? आसमा बहन बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, वो एक बड़ा मशहूर गाना भी है, मैंने सनम को ख़त लिखा ख़त में लिखा। तो ये 6 नुकात जो हैं ख़त के, ये प्रोफेसर इमरान खान ने अपने जो एक अनसरमाउंटेबल विजडम थी उससे ये तमाम तर चीज़ें देख के, और उन्होंने लेक्चर देने की कोशिश की पूरी कौम को भी और कौम के सिपह सालार को भी। और लीडर हैं, वो कर सकते हैं, ये क्या बात है? बिल्कुल जी, ये तमाम तर पॉइंट्स, मैं पहले पॉइंट पे आ जाता हूँ। इलेक्शन के हवाले से उन्होंने बात की। अब मौसूफ वफादारी का तो ये आलम है कि सिर्फ एक मौके की इल्तिजा है और एक मौके की इल्तमास है कि बस मुझे एक और मौका दे दिया जाए। यहाँ पे ये अगर बात मैं आपके सामने करूँ कि 2018 का इलेक्शन कैसा था, वो आपसे भी नहीं भूला, अतर काज़मी साहब से भी नहीं भूला। हम सबको पता है कि जिस तरह इलेक्शन में ये आए, जिस तरह RTS RMS को बैठाया, फिर आप कहेंगे एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, ये बातें रिपीट हो रही है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। अगर इस इलेक्शन पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो शायद अपने गिरबान में भी झांक के देखें कि वो किस तरह इक़्तिदार के हसूल के लिए किस रास्ते से और किस तरह आए थे। यहाँ पे पहली बात। दूसरी बात, पीका की वो बात करते हैं, वाह जी माशाअल्लाह, पीका की बात कर दी। पीका दौर में जो इनका अपना दौर है हुकूमत था, उसमें तो पीका का ऑर्डिनेंस जारी किया था, और पीका का ऑर्डिनेंस जब जारी हुआ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। हम बेशक हम कहते हैं कि हम अक्ले कुल नहीं हैं। नहीं, आप तो फॉलो कर रहे हैं, फिर आप तहरीक इंसाफ पे तनकीद कर रहे हैं, मगर आप तहरीक इंसाफ को फॉलो कर रहे हैं ना, फिर इसका मतलब तो उनकी पॉलिसी को आप सराह रहे हैं। इसका नहीं, बिल्कुल उनकी पॉलिसी को तो नहीं। फिर आप माने कि पीका गलत है, तब आप कहते थे पीका गलत है। इस प्लेटफॉर्म से कहूंगा मजीद बेहतरी आ सकती है, मजीद बेहतरी आनी चाहिए थी, हमें और ज्यादा एंगेज करना चाहिए था। ये ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं, तो अभी भी कर और अभी भी कर रहे हैं कि इसीलिए जॉइंट एक्शन कमेटी, मैं बसद एहतराम मैं दोबारा आपसे गुजारिश भी करूंगा कि आपकी जो जॉइंट एक्शन कमेटी है वो आए। राना साहब ने भी यही बात की, मैंने भी की। उनसे मिल लेते, आज भी हमारा इजलास था, यही बात हो रही थी कि हुकूमत तो खुद राब्ता करे ना, हुकूमत राब्ता करे कि भाई हम बात करना चाहते हैं। ये भी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजा है, और हुकूमत को खुद चल के आपके पास आना चाहिए, मैं तो ये भी कहूँगा। यहाँ पे बाकी जो तमाम तर चीज़ें हैं जिन पे गवर्नेंस के ऊपर या टेररिज्म के ऊपर उन्होंने बात की, तीसरा पॉइंट उनका टेररिज्म का था। टेररिज्म की अगर बात करें तो जिस सूबे में उनकी हुकूमत है, और आज से नहीं पिछले 12 साल से है, वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा सर्ज आई है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में और टेररिज्म के केसेस में। वहाँ पे अगर बात करें कि वो कहते हैं कि कौम को यकजा होना चाहिए, मगर देखिए प्राइम मिनिस्टर ने कल भी कहा, आज भी कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर पिछले 10 माह से कह रहे हैं कि सियासत हो जाएगी, कर लेंगे सियासत, लेकिन फिल वक्त अभी मुल्क की खातिर तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना है और तमाम सियासी जमातों को अपनी अपनी सियासत को अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि जवाब नामे आ गया है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो कह रहे हैं हमने नहीं बात करनी, सियासी लोगों ने बात करनी, मगर यही जो राब्ते थे ये तो 26 नवंबर को और उसके आसपास जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं एस्टेब्लिश थे, सब कुछ तय पा गया था। तो उस वक्त हुकूमत कहाँ थी सर? देखें, हुकूमत ने ही तो इनको ऑफ़र की थी 26 वाले दिन के आप संगजानी कर लें। अगर आप इतने बज़िद हैं इस एहतजाज पे तो बिल्कुल आप संगजानी जाएं। अब इस तमाम तर मामले में आप ये भी देखें कि अली अमीन गंडापुर साहब ने वो तमाम तर ऑफ़र्स, खा वो बनी गाला की हो, खा वो नथिया गली की हो, खा वो KPCM हाउस की हो, वो तमाम तर अपने जहन में अपने तय अखज़ की हुई बातें हैं, वो कहीं से ऑफ़र नहीं, ना हुकूमत ने ऑफ़र की, ना इस्टेब्लिशमेंट ने ऑफ़र की, लेकिन फिर भी उनका दिल था कि इमरान खान साहब को शायद इन मकामात में मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन उनके दिल की बात सुनी जा रही थी ना कहीं बात तो हुई है ना। इस हवाले से मैं नहीं समझता कि किसी डील के हवाले से या किसी डील के हवाले से कोई बातचीत हुई हो। हाँ, एक बिल्कुल अल्टरनेटिव लोकेशन प्रोवाइड करने पे बात हुई थी और वो बात आगे भी बढ़ी थी और अल्टरनेटिव लोकेशन भी प्रोवाइड की जा रही थी जो कि संजानी का मुकाम था, लेकिन वो नहीं लेना चाहिए। कल उन्होंने कहा वीडियो के ऊपर जो है वो वीडियो चाह रहे थे वो लेना। कल आपने सुना होगा इंटरव्यू जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी, है। कुछ क्लिप्स मैंने बिल्कुल ज़रूर देखे, लेकिन वो तमाम तर बातें वो कोशिश कर रहे हैं कि बात बन जाए, लेकिन बात बन नहीं पा रही। और वहाँ से भी जवाब आ चुका कि जो ख़त इमरान खान साहब ने जेल से भेजा, शायद उस पर वो उस टिकट लगाना भूल गए जो पोस्ट ऑफिस की स्टैंप होती है,
या फिर मेरे ख्याल से वो खत जो है वो अनडिलीवर्ड नहीं, मगर ये अगर उन्होंने गुफ्तगू की है और वो गुफ्तगू आर्मी चीफ को मुखातिब करके की है और फिर उसके उनके एक्स पोस्ट पे भी आ गई है, तो क्या उस खत को पोस्ट करना ज़रूरी था? इसी तरह वाया मीडिया बात होती है ना। लेकिन वो खत मंजर आम पे नहीं आया, उस खत का मतन मंजर आम पे आया है, वो खत तो नहीं आया सामने। वो खत तो बैरिस्टर गौहर भी ये कह चुके हैं कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। तो वो सारा इमरान खान साहब ओन करते हैं ना उसे, क्यों ओन करते हैं? आप क्या कहते हैं काज़मी साहब? उनका खत तो आ चुका है ना, उनके मंदरजात सामने आ गए, उन्होंने सहाफ़ियों के सामने गुफ्तगू की, और क्या चाहिए कि खत नहीं मिला कैसे हो सकता है? नहीं, मैं बैरिस्टर साहब से एग्री करता हूँ। देखिए, मुल्क में तो एक्स पे पाबंदी है। अब सिक्योरिटी ज़राए तो ये तो नहीं हो सकता कि वो आइन और कानून के खिलाफ जाके एक्स पे चेक करेंगे और VPN लगा के, वो तो नहीं कर सकते। तो ये ठीक कह रहे हैं, खत उस तरह नहीं पहुंचा होगा। दूसरा, अभी बैरिस्टर साहब ने एक शेर भी सुनाया, और ये आजकल शायरी और रोमांटिक गाने, मसला ये है कि यहाँ पे हालात तब्दील होते हुए टाइम नहीं लगता। हो सकता है 6 महीने बाद यहीं पे बैरिस्टर साहब बैठ के हमें सागर सिद्दीकी की कोई नज़म या वो जो है खिलौना जान के वो सुना रहे हो या आंख से छलका आंसू, ठीक है। तो यहाँ पे इशू ये है कि ये मामला इसी तरीके से चलते हैं। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कहो ना प्यार है, लेकिन वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं है। ये कुछ अर्सा बाद ये नई बिनाका गीत माला हो गई मार्केट में, तो वो हमें पता चलेगा। अच्छा, अब इशू ये है कि जो उन्होंने अपने जो कंटेंट हैं खत के, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, उसमें अगर आप शुरू करें, उन्होंने उसमें जिक्र किया कि इलेक्शन के अंदर जिस तरीके से धांधली की गई, उसमें इदारों के किरदार का जिक्र है। आगे दोबारा उसमें अदलिया का जिक्र है, कोर्ट पैकिंग का जिक्र है, पॉकेट जजेस का जिक्र है। तो उसमें कोई चीज उन्होंने ऐसी पीका का जिक्र है और आगे एक लंबा तसलसल है। लेकिन फिर उन्होंने साथ ये भी कहा है कि पॉलिसी शिफ्टिंग की भी जरूरत है, और आप अपने इदारे को कहा है कि आप अपनी पॉलिसी जो है उसको नजरसानी, वो यही कहेंगे सारे लिख के, ये तो नहीं कहेंगे कि बेहतरीन कर रहे हैं और जारी रखें। तो आखिर में तो उन्होंने यही कहना है। मसला ये है कि जो लोग ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे कोई NRO, नहीं, मेरे ख्याल में अब हो सकता है मैं और आप उस कंटेंट से एग्री ना करते हो, वो तो मुझे तो वो चार्जशीट लगती है, बड़े संगीन नोयत के इल्जामात लगते हैं। इवन के अफसरान के रैंक का जिक्र करके कहा है कि जी वो अदालती फैसलों को नहीं मानते। मगर आप देखें ना, अगर मैं होती या आप होते और हम जिस नैरेटिव को लेके चल रहे हैं, तो हम खत लिखते तो हम कहते सर आप आईनी किरदार अपना अदा करें, आप जमहूरियत बहाल करें, आप ये करें वो करें, फिर गोली क्यों चलाई वगैरह, ये सब चीज़ें उसके अंदर आनी चाहिए थी ना। तो आपने देखा कि उन्होंने तो सारी चीज़ें लफ्ज़ों में लपेट के सिर्फ सियासी उसके ऊपर रखी हैं। नहीं, उसमें उन्होंने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का, 1 लाख से ज़्यादा छापों का, 20,000 से ज़्यादा गिरफ्तारियों का जिक्र किया। ये सारी चीज़ें क्या हो सकता है कोई एक इंस्टेंट उसमें चीज़ ऐसी वो चीज़ ना डाली हो, लेकिन मुझे उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं लगती कि जहाँ से ये तासुर मिल रहा हो कि जैसे हालात कोई बेहतर हो गए हैं और वो एक तरह का ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि जनाब अब हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। उसके ऊपर क्रिटिसिज्म ही हो रहा है, और यही वजह है कि आगे से जो ज़राए बता रहे हैं जिन्होंने ऑब्वियस खत नहीं देखा, वो ये कह रहे हैं कि हम दिलचस्पी नहीं रखते, हम कोई बात नहीं करना चाहते। तो मुझे ये लगता है कि ये एक वाज़े पैगाम है खान साहब की तरफ से कि मामलात को आप देखें, बेहतर करें। अब आगे से क्या रिस्पांस आएगा, मेरे ख्याल में फिलहाल कहना ये कबल वक्त होगा कि कोई मामला सेटल हो गया है या वो भी इसके ऊपर कोई ध्यान देंगे, वो अब आप फिलहाल कुछ। मगर ये बराह रास्त मुखातिब होना आपको लगता है कि ये मुनासिब था उनके लिए? मतलब देखिए, वो जो रोज ना समझ में आने वाली बात, देखिए रोज वो जो जेल से बातें करते हैं, जिस किस्म की करते हैं, वो उसमें तो आपको पता है बराह रास्त ही करते हैं। वो तो कई दफा नाम लेके भी कर देते हैं। अब इससे आप डिसएग्री कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर वो ये समझते हैं कि एक इदारा, चाहे वो अदलिया का हो चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, वहां पे कोई इशू है, तो फिर वो बराह रास्त उन्हीं को करेंगे। जिस तरह उन्होंने जाहिया अफरीदी साहब को भी खत लिखा और उसमें भी अदलिया के हवाले से जो तहफुजात हैं उनका जिक्र किया, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से तहफुजात का जिक्र किया। हाँ, ये अब कितने डिविडेंड्स पे करेगा या चेंज ऑफ हार्ट दूसरी तरफ होगी, ये एक क्वेश्चनेबल चीज है। इसके ऊपर आप जरूर क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सियासी लोगों से मशवरे की बात अब आ गई है, तो क्या सियासतदान जो है वो भी इकट्ठे हो सकते हैं? वो कह सकते हैं कि अच्छा खान साहब आप उधर खत ना लिखें, हमें खत लिखें, हम आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। ये तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट कर सकती है ना? बिल्कुल कर सकती है, और किया भी है। ये तो नहीं किया कि हम कोई मुज़ाकराती अमल से पीछे हट चुके। हमने तो तमाम तर मामले पे उनके साथ बैठे भी, 3 नशिस्तें भी की, चौथी में भी जाके बैठे, 45 मिनट इंतज़ार किया। उससे 2-4 दिन पहले ही अगर वो शुरू तो उनकी तरफ से हुआ था ना, वो मुज़ाकरात करना चाहते थे। उससे 10 महीने पहले हम भी तो उनको दावत दे रहे थे ना। हमारी दावत उन्होंने कबूल की, उन्होंने कमेटी बनाई, कमेटी बनाने के बाद फिर हमारे साथ बैठने की उन्होंने दरख्वास्त की और फिर हम बैठे। और फिर बिल्कुल आधे रास्ते में या बीच रास्ते में मुज़ाकराती अमल को छोड़ के हम तो नहीं गए, हुकूमती कमेटी तो नहीं गई। अगर कोई वाक़तन जमहूरी रवैयों पे कोई क्वेश्चन मार्क आता है तो वो उस तरफ से आता है, हमारी तरफ से नहीं हो सकता।
یہی اگر مثال دی جاتی ہے یا یہی اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے کہ ہم نہیں بیٹھے کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ حکومت کی نیت میں کھوٹ ہے, حکومت نے ہمیں کمیشن نہیں دینا اور پہلے حکومت میڈیا کے تھرو اعلان کر دیں, تو عاصمہ بہن ایسے نہیں ہو سکتا. کسی بھی نیگوسیشن میں, کسی بھی جرگے میں آپ کو آمنے سامنے بیٹھ کے تمام تر معاملات پہ گفتگو کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیچ رستے مذاکرات کو چھوڑ کے چلے جائیں اور کہیں کہ نہ میں کھیلوں گا نہ میں. اچھا, یہ اون عباس صاحب, یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے براہ راست خط لکھ دیا یا مخاطب ہو گئے. یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اچانک انہوں نے کہا مذاکرات شروع کیے جائیں, اور پھر نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اچانک انہوں نے کہا کہ مذاکرات ختم کر دیے جائیں. یہ ایک پوری ساری باتیں نہ سمجھ میں آنے والی ہیں, یا کہیں نہ کہیں کچھ سمجھ ہے کہ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا تھا اور اچانک ختم نہیں ہوا؟ اچھا دیکھیں, پالیٹکس ایولیوشن ہے جی, اس میں کوئی چیز کانسٹنٹ تو ہو نہیں سکتی. سیاست میں آپ یقیناً آپ پالیٹکس میں آپ اینگلنگ بھی کرتے ہیں, آپ ریٹرک بھی بلڈ کرتے ہیں بیسڈ آن کہ جس چیز چل رہی ہوں. اب جب ہمیں پہلے کہا جا رہا تھا, اب اس میں کوئی رائے نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سیاست میں بہت بڑا رول ہے, تو ہم نے کہا جی ہم اس سے بات کریں گے جو بیٹر کرتا ہے, جو اصل پاور کوریڈور ہے. بیرسٹر صاحب کی پارٹی ان لوگوں نے کہا کہ نہیں جی آپ کو پولیٹیکل لوگوں سے بات کرنا ہے, جی کر کے دیکھ لیتے ہیں. لیکن اس میں جس قسم کا ڈسکریسنگ ایٹیٹیوڈ ہمیں ملنا کہ جی کیا کہتے ہیں ترلوں پہ آ گئے ہیں, لبے پڑ گئے ہیں, ادھر دریچوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, وہ ایک ایٹیٹیوڈ تھا جس میں بار عرفان صدیقی صاحب نے 2-4 دفعہ کہا کمیشن کیوں بننا چاہیے, May 9 تو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے, کنفیسڈ قسم کا ایک اوپینین ہے, تو May 9 کی جوڈیشل کمیشن. تو ہمیں یہ فیل ہو رہا تھا کہ یہ ڈسکریسنگ زیادہ بنتا جا رہا ہے, جو ہماری آفر ہے اس کو کمزوری کے حساب سے دیکھا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب آپ لوگ ٹریپ ہوئے. سر سیاست کے اندر فیصلے جو ہیں وہ جذبات سے تھوڑی ہوتے ہیں, وہ کہتے رہے جو کہنا تھا. آپ کے پاس ایک لسٹ تھی, آپ کے پاس مطالبات تھے, ایک فورم تھا جہاں ساری سیاسی جماعتیں بیٹھی ہوئی تھیں. ویری فرینکلی جس قسم کا اچھا ایک اور بھی بات ہے, اس پورے مذاکراتی عمل میں اگر 2-4 ایونٹس لیفٹ رائٹ دیکھے جائیں تو جو ایک اعتماد کی فضا ریاست نے حکومت نے بنانی تھی وہ کہیں سے نظر نہیں آ رہی تھی. آپ کو نظر آیا کہ عدت کا کیس جو پچھلے 10 مہینے سے سرد خانے میں تھا, اچانک اس کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ نظر آئی. القادر کا کیس مطلب ایک جس کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے, اس میں آپ نے بشرا بی بی ایک گھریلو خاتون کو دوبارہ سزا کر دی. سو گورنمنٹ جس قسم کا اگریسو ماحول کریٹ کر رہی تھی, ہمیں ان کی طرف سے بھی کوئی ٹھنڈی ہوا تو نہیں آ رہی. سو جو ایک پیشنیٹ قسم کا ہم نے ایک عمل شروع کیا تھا کہ چلتے ہیں جی نیگوسیشن کرتے ہیں, لیٹس سٹ آن اے ٹیبل, گورنمنٹ وہ اس کو ایک پولیٹیکل نیریٹو پہ استعمال کر رہی تھی, شاید انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو دکھا رہی تھی. اور مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ اگری ہونے کا مین مقصد جو تھا وہ بھی الٹیمیٹلی شاید گرینیل کے وہ ٹویٹس تھے کہ کہیں ڈر رہا تھا کہیں یہ آگے ٹرمپ کچھ کر رہا تھے. تو وہ حل ہو گیا ان کا مطلب, پھر اس کا مطلب پھر ان کا مطلب تو حل ہو گیا, وہ گرینیل کے وہ ختم ہوئے, ٹویٹ غائب ہو گئے, اور اس کے بعد انہوں نے مذاکرات ختم کر دیے. جو بدنیتی کی بیس کے اوپر ایک عمل شروع کیا گیا تھا جسٹ ٹو بلڈ انٹرنیشنل ایک نیریٹو فار دوز پیپل کہ جی پاکستان میں پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے, وہ اسی تحت شروع کی گئی اور اینڈ پہ جا کے پھر آنکھیں دکھائیں. میں نے ویلڈ پوائنٹ ہے ویسے, یہ ویلڈ پوائنٹ. جی جی علی بن گنڈاپور نے اپنی ملاقات میں ان کو کہا کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ May 9 میں شاید ہم سے غلطی ہو. جیسے دو لوگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اپنے آپ کو جیسے نا کمفرٹ زون میں لے کے آتے ہیں, ایک کیجول سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. میں نے 10 ٹاک شوز میں آ کے کہا کہ ان لوگوں نے کہا دیکھیں جی علی امین نے اس نیگوسیشن میں یہ ایکسیپٹ کیا کہ May 9 ہماری غلطی ہے. جہاں اس قسم کا پولرائز قسم کی نیگوسیشن ٹیبل پہ ہو رہی ہو. ٹی وی انٹرویو میں یہ بات کہی تھی, نہیں اون عباس صاحب, انہوں نے ٹی وی انٹرویو میں یہ بات کی کہ ہاں ہمارے لوگ تھے, غلطی ہوئی, وہ آئے, یہ سب انہوں نے کہا تھا. نہیں کل نہیں, اس سے پچھلا انٹرویو جو تھا اس میں کہا تھا انہوں نے. نہیں, اس نیگوسیشن میں عرفان صدیقی صاحب نے یہ بات سنی اور انہوں نے باہر آ کے اس وقت آ کے پریس کانفرنس میں کہا کہ آج علی امین گنڈاپور نے یہ ایکسیپٹ کیا. ایسا ہوا تھا. اچھا اگر مذاکرات میں یہ بات ہوئی ہے تو پھر تو غلط بات تھی. علی امین صاحب نے بادامی صاحب کے انٹرویو کے بیچ میں یہ بات کی. ہاں, علی امین صاحب نے یہ انٹرویو میں کہی تھی وسیم بادامی کو, بالکل ہم سنا بھی سکتے ہیں آپ کو. عرفان صدیقی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہی کہ انہوں نے مذاکرات کی ٹیبل پہ یہ بات کی تھی. جی اچھا, ادھر بھی بات کی ہوگی آف کورس, لیکن جب انہوں نے ٹی وی پہ بات کر دی تو بات تو ختم ہو گئی نا. پھر تو انہوں نے مذاکرات کا جب عمل ختم ہوا تو اس کے بعد پھر عرفان صدیقی صاحب نے اور دیگر نے یہ بات بالکل کی کہ یہ بالکل رہائی کی بات کی تھی, جس میں عمران خان صاحب کی رہائی کی بھی بات آئی تھی, اور یہ بات ادھر سے ڈیمانڈ ہوئی تھی اس بات کی. تو یہ کم از کم یہ ویسے ان کیمرہ پروسیڈنگز تھی, ان کی باتیں باہر نہیں آنی چاہیے, لیکن کچھ باتیں بعد میں جب مذاکراتی عمل ختم ہو گیا, جب چوتھی نشست نہیں ہو سکی. اور آپ بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ رہائی کی ڈیمانڈ آئی. جی, رہائی کی ڈیمانڈ آئی تھی. یہ تو میڈیا نے وائڈلی رپورٹ بھی کیا ہوا ہے اس پہ.
नहीं मगर लेकिन आसिफ भी एक सवाल मीडिया तो कहता है, मगर अगर आप नहीं, हुकूमत को भी इस चीज का इदराक था। देखें बातचीत काफी हद तक आगे गई भी थी। अली अमीन साहब ने गुज़िश्ता रोज भी इंटरव्यू में भी कहा, और हुकूमत को भी इस चीज का इदराक था। बैरिस्टर साहब माने या ना माने, इन्होंने मुकेश के गाने डाउनलोड किए हुए थे, सैड सॉन्ग्स, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो इन्होंने एयरपोर्ट्स लगा लिए थे कानों में, सुनना नहीं चाह रहे थे ये। तो वो तो था, देखिए हो रहा था, लेकिन क्या कोई चीज हतमी हो गई थी? मुझे नहीं लगता कि जिस तरह अली अमीन साहब कह रहे हैं कि जी 99% हल हो गया था, आई डाउट इट के 99% मसला हल हो गया होगा। नहीं, आई थिंक 99% तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन उसमें ये है कि काफ़ी हद तक चीज़ें आगे बढ़ चुकी थी, और बिल्कुल उस पर एक आखिरी नशिस्त मेरे ख्याल से कुछ अनासर ऐसे थे जो कि नहीं बैठना चाहते थे। ये तो अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है उस मुज़ाकराती कमेटी के जो लोग थे, क्योंकि आपके पास कोई पैकेज था देने के लिए। वो पैकेज क्या था? वो पैकेज तो बिल्कुल पार्लियामेंट्री कमीशन के हवाले से हम बिल्कुल बात की चीत कर रहे थे, लेकिन मैंने भी ये कहा, मैंने कहा था, और उसके बाद अब इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि अगर ये हमें कन्विंस कर लेते, देखिए वी हैड वन थिंग टू ऑफर, लेकिन हमें अदरवाइज अगर कन्विंस कर लेते कि आप एक दोनों पे कमीशन बनाएं या एक किसी पे बनाएं या व्हाट्सोएवर जो सिचुएशन थी, अगर हम वाकईतन कन्विंस हो जाते तो उस पे भी बात जा सकती थी। उस पे तो कोई वेरी इंटरेस्टिंग। पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी राना साहब की और इरफान सिद्दीकी साहब की, उसमें तो उन्होंने बड़ी नाराजगी का इजहार किया था और कहा था कि ये चार्ज शीट है, ये मुतालबात नहीं है, ये कमीशन उस तरह नहीं बन सकते। तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद में ख्याल है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने फिर पार्लिमानी कमीशन की ऑफर वो तो बाद में की थी। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद अगर ये वाकई हुकूमत के में पार्लिमानी कमीशन था, तो फिर क्या अब भी इसके ऊपर बात हो सकती है? और इमरान खान साहब ये रास्ता इख्तियार करेंगे कि वो बराह रास्त कोई ख़त, ठीक है वो नहीं तस्लीम करते, वो अर्दली कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर को भी एक ख़त लिख सकते हैं? इसके ऊपर बात करेंगे, और ये ख़बर भी आपके साथ शेयर करेंगे कि तहरीक इंसाफ के साथ जो बैकडोर चैनल था वो अब ख़त्म हो चुका है। तो इसकी क्या तफसीलात है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अतक आज़मी साहब, हम ब्रेक में बात कर रहे थे, ब्रेक से पहले भी, कि अब कोई राब्ता, कल अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कहा कि अब तकरीबन जो है वो नहीं है, तो इसका मतलब ये कि इसलिए इमरान खान साहब को बराह रास्त जो है वो बात करनी पड़ी है? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मुझे अली अमीन साहब के बयान की कोई समझ नहीं आई। एक तरफ काली अलीमा खान साहबा जब जेल से बाहर आई तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अब फैसला सड़क पे होगा। दूसरी जानिब 8 फरवरी के एहतजाज की बात भी हो रही है, जुनैद अकबर साहब भी बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जमात भी बड़ी एक्टिव है, आलिया हमजा मलिक पंजाब के अंदर जलसा करने की ख्वाहिशमंद है। ऐसे मौके के ऊपर अली अमीन ने आके कहा कि जी 99% तो हमारा मामला हल हो चुका है। तो फिर क्या आप कौम को बेवकूफ बना रहे हैं? हो चुका था, हो चुका था नहीं, पर अभी भी वो कहते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया है। अभी वो मुझे उन्होंने जवाब देना है, अगले 1-2 दिन में मेरी फिर मुलाकातें होंगी, उन्होंने ये भी जिक्र किया। तो अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर ये एहतजाज की बात क्यों हो रही है? और दूसरा ये है कि देखिए, माजी में नून लीग के भी राब्ते थे, पीपल्स पार्टी के भी राब्ते थे, आज तक हमने नहीं देखा कि कोई उनका लीडर बाहर आके कहे कि जी हमारी 80% बात हो चुकी थी। हो सकती है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में इख्तिलाफात है, या इमरान खान को एम्बैरस करना था उनका मकसद। कि ये तो देखें, बाकायदा तौर पे आप ये कह रहे हैं कि डील हो रही थी। अगर कोई 80% मामला तय हो गया था, इट मींस कि इमरान खान साहब कोई डील मांग रहे थे और वो डील हो रही थी और 80% डील तय हो गई थी। तो वो तो ये कहते हैं कि जी हमने सड़कों पे फैसला तय करना है, अदलिया के जरिए आजादी लेनी है। अली अमीन बता रहे हैं वो एक ही तो चैनल थे जो बात कर रहा था, और शायद उनकी अहलिया भी बात कर रही थी खान साहब की, मगर ये एक चैनल जब उस नहीं रहा तो उसका नुकसान तो इमरान खान साहब को होगा ना बाहर। नहीं, मेरे ख्याल में चैनल तो उनके और भी होंगे। ऑब्वियसली अली अमीन साहब तो एक ऑफिशियल पोजीशन में थे ना, उनके वो बड़ा इजी था ना उनके लिए, इजी भी था और केयरफुल भी उनको रहना पड़ता था। एट द सेम टाइम वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं सूबे के, और दूसरे मामलात को भी उन्होंने देखना होता था। तो वो राब्ता थे, लेकिन क्या वो सिर्फ वही थे और वही? मेरा नहीं ख्याल। उसके अलावा भी जो मुख्तलिफ इनकी जमात के सीनियर लोग हैं उनके साथ भी राब्ता होता रहता है, उनके साथ भी मैसेजेस वगैरह होते रहते हैं। इवन के जो मुज़ाकराती कमेटी के अंदर लोग हैं उनके अंदर भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लोग हैं कि जिनसे राब्ता होता है। तो सिर्फ अली अमीन साहब नहीं थे। अब्बास साहब, आपको क्या लगता है कि ये इमरान खान साहब ने इसलिए भी बराह रास्त खत लिखा होगा क्योंकि जो बीच का चैनल है वो चैनल या कोऑपरेटिव नहीं है या मौसर नहीं है या कोई जवाब नहीं ले पा रहा?
अब मेरा पॉइंट इसमें एक और है, अगर आप ये समझती हैं कि अगर उस वक्त ये अली मीन साहब ये कर रहे थे और अगर आप फॉर एग्जांपल वो आप समझती हैं वो एंगेज नहीं गए या एंगेजमेंट नहीं हो पा रही और खान साहब खत लिख के एंगेज करना चाह रहे, मैं एक सवाल पूछता हूँ, अडियाला जेल के अंदर मेरा तो एक्सेस नहीं है, पिछले 3 हफ्ते से मैं जाता हूँ जेल के बाहर से घूम फिर के आ जाता हूँ और हमें मिलने नहीं जाता। अगर किसी ने खान साहब से बात करनी है या उन्होंने किसी से बात करनी है तो इट्स अ मैटर ऑफ मिनट्स। आई मीन खान, उनके अंदर एक्सेस हमारा नहीं, उनका तो होगा, जिन्होंने बात करनी है जिनसे बात होनी है उनका तो एक्सेस हर वक्त होगा। तो आई एम श्योर कि जिस वक्त खान साहब ने ये ज़हन बना लिया, 1 मिनट लगना है। एंड वेरी फ्रैंकली अगर बात नथिया गली या क्या कहते हैं बनी गाला या पेशावर जाने की है तो ये तो खान साहब ने फैसला कर रहे हैं, अगले तो मेरे ख्याल में 1 मिनट में कबूल कर लेंगे, चले जी चले आ जाए, व्हाई नॉट, बिकॉज अल्टीमेटली जो कुछ खान साहब दे सकते हैं वो एक इतना बड़ा वॉइड है जो कि लेजिटिमेसी है। इस सिस्टम की जो सबसे बड़ी फॉली है वो लेजिटिमेसी है जो कि सिर्फ खान साहब के है, और वो अवाम और इस सिस्टम के दरमियान जो ब्रिजिंग है वो खान साहब ही खत्म कर सकते हैं। सो सिस्टम चाहता है कि कहीं ना कोई बात हो तो जब उन्होंने बात करनी है, खान साहब ने बात करनी है, वो अडियाला में किसी वक्त भी हो सकती है, उसके लिए कोई चैनल नहीं चाहिए। आई एम श्योर कि दोनों पार्टीज के दरमियान हम इतना है कि हमारा अब मिसट्रस्ट है, जो कि बैरिस्टर साहब के लिए बड़ी खुशी की खबर है, यकीन इस वक्त वो मिसट्रस्ट है कि वो यकीनन अभी गैप फिल करने के वो अवामिल भी नजर नहीं आ रहे दोनों। मगर आपकी पार्टी में बहरहाल 8 फरवरी से पहले दराड़े तो नजर आ रही हैं। जुनैद अकबर साहब के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। कल भी हमने देखा जो मीटिंग उन्होंने बुलाई पेशावर में परसों, उसके अंदर जो हुआ तो वो जाहिर है कि एक मुश्किल तो उनको हो रही है ना। अच्छा, जब आप सिस्टम चेंज करते हैं, तंजीमी सियासत कभी भी आसान नहीं है, और इस दौर में जब खान साहब जेल में उस वक्त तंजीमी सियासत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्टीमेटली आपको हर फैसलों का जो बर्डन है वो खुद ही उठाना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली खान साहब बैठे नहीं बैठे। सो जब ये चेंज ऑफ सिस्टम होता है, मतलब एक तंजीम का सदर दूसरा जब लगता है तो उसको एडजस्टमेंट में टाइम चाहिए। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आते साथ ही 8 फरवरी भी आ गया, ऊपर से पीछे 26 नवंबर हो चुका है। ये जो अलाइनमेंट है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई कैन अश्योर यू कि जो नई तंजीम है इंशाल्लाह बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। हमारी नजर में ये दोनों चेंजेस जो पंजाब और इसमें आई हैं, इसकी वजह से बड़े पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है पार्टी के अंदर, और आने वाले दिनों में you'll see कि 8 फरवरी की जो परफॉर्मेंस है वो गुज़श्ता दौर के वाले से बहुत बेहतर रहेगी। आई कैन पर्सनली सी, क्योंकि एक 26 के बाद एक जो खौफ था ना वो 2-2.5 महीने मगर आपको इजाजत तो नहीं मिल रही ना, आपको इजाजत मिल रही है, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं अभी, कौन सी मिली है? हाँ, आप देखें, इस्लामाबाद की जगह संजानी भेज दिया था, लाहौर मीनारे पाक से जगह कोना भेज दिया था, तो डी चौक की कभी अप्रूवल वैसे कभी नहीं मिली, तो इजाजत तो पिछले 2 साल में बैरिस्टर साहब एक तरफ ठीक बात है, एक तरफ आप कहते हैं जमहूरियत, फिर आप उनको जलसे की भी इजाज़त नहीं देते, फिर आप दीगर मामलात के ऊपर भी है, और ज़ाहिर है जो भी उनके अंदर की जो इस वक्त बन रही है तंजीमी मामलात हैं उसके बेनिफिशरी तो आप ही हैं ना। देखिए आसमा बहन, बात यह है कि जो जुनैद अकबर साहब ने, आपने भी बल्कि अभी जिक्र किया कि पेशावर में और बिल्कुल स्वाबी में, सॉरी, कि स्वाबी में उनके साथ कोई तंजीमी ओहदेदार नहीं था, माँ सिवाय वहाँ पे आई थिंक आतिफ खान साहब थे या शाहराम खान साहब थे और असद कैसर साहब थे, और वो क्योंकि उनका ताल्लुक स्वाबी से है। यहाँ पे ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि स्वाबी में ये करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, इनकी अपनी हुकूमत है, किसी इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं है। लाहौर की जहाँ तक आपने बात की या इस्लामाबाद की बात करती हैं, इस्लामाबाद में तो बाकायदा कानून बन चुका है, वो अतर काज़मी साहब भी आपको बताएंगे कि वाक़तन मौज़ा संजानी जो है उस उधर ही हो सकता है एहतजाज कहीं और जो है उसकी इजाज़त। जब आप अपोजिशन में होंगे तो वहीं जाके एहतजाज करेंगे ना, देन सो बी इट। हमें फिर वहीं पे इन्होंने हर किस्म के कानून तो बना हुआ है, पीका का कानून इन्होंने उनके लिए भी कानून बनाया है। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी लोग जो हैं वो गिरफ्तारियां। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस तमाम तर मामले के ऊपर लाहौर की जहाँ तक आपने बात की कि मीनारे पाकिस्तान पे अब क्योंकि ये लाहौर हाई कोर्ट गए में इजाज़त के लिए, साथ ही इन्होंने दरख्वास्त भी दी हुई है। अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या जो कानून नाफिद करने वाले इदारे हैं उनकी रिपोर्ट आने दें, कम से कम वहाँ पे क्रिकेट के इतनी बड़ी गेम्स जा रही हैं। तो 8 फरवरी को तो नहीं है ना अभी, नहीं, वो 8 को ही है। अच्छा, 8 को ही है। पहली वो ट्राइब पार्टी मेरे ख्याल से उसमें कोई मैच है, नहीं उस पे तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है, वो कोऑपरेट कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हम चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे, कोई नहीं, वो चैंपियंस ट्रॉफी के दरमियान बिल्कुल ना करें, लेकिन इस पार्टी पे रत्ती बराबर भी यकीन नहीं किया जा सकता इनके लोगों पे कि वहाँ पे जाके अपने ही लोगों को टिकट खरीदवा के और फिर उस पूरे मैच के अंदर जो है ये नारेबाजी करें, वहीं पे उसको जलसा बना लें, क्योंकि सजी सजाई महफिल मिल जाएगी ना इनको, सजी सजाई महफिल मिल जाएगी। वो पाकिस्तानी शहरी हैं, कोई भी जाके देख सकते हैं, जाके वहाँ पे करें, लेकिन वहाँ पे सियासी बात तो ना करें। नहीं, जो बाहर से आपके मेहमान आए हुए हैं, बाहर से आपकी इंटरनेशनल टीम्स आई हुई हैं, मतलब पाकिस्तान का क्या है, पहले कैसे ज़ूम कर सकते हैं, पाकिस्तानी कोई होता तो है, जलसा एक जगह होता है, उसमें आप इजाजत देंगे, अभी हम पे एतराज ये लगाया जा रहा था, पूरे सोशल मीडिया पे ये तूफान बरपा हुआ था कि
शायद जो इमरान खान इनक्लोजर है उसका नाम तब्दील कर दिया जाएगा, हालांकि ऐसी बात नहीं है। वो एक खिलाड़ी रहे हैं, इस पाकिस्तान टीम के कैप्टन रहे हैं, वर्ल्ड कप 1992 में बाकायदा उन्होंने उस टाइम जीता है, उस पूरी टीम ने, उस टीम की सरबराही। बस अब वो इनक्लोजर की तस्वीर टीवी पे नहीं आएगी, है ना? नहीं, वो आएगी, क्यों नहीं आएगी जी? मतलब इसमें कैसे आएगी सर? छोटी छोटी बातें हैं इसमें, तो कोई ऐसी उसके ऊपर लिखा होगा बानी तहरीक इंसाफ इनक्लोजर। ये कह दे, मैं तो नाम ले रहा हूँ, मैं तो बानी नहीं कह रहा। इमरान अच्छी बात, जाहिर बात है नाम। अच्छा, लेकिन जो अच्छा मैंने ये बात पूछनी है अब्बास साहब, आपने ये सही बात की कि उन्होंने कहा वो नतिया गली जाना चाहें तो भी जा सकते हैं, और राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि खान साहब नहीं मानते। ये बात उन्होंने कही है कि वो हम तो चाहते हैं कि वो जाएं, वो रिहा नहीं होना चाहते, इस तरह की बात उन्होंने की थी। देखिए, मैंने तो वो बात नहीं सुनी, लेकिन मैं उस पर इसलिए कोई कमेंट नहीं करूँगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो बिल्कुल चाहते हैं जाना, ये नहीं है कि वो नहीं जाना चाहते। अगर ये ना जाने वाली बात होती या किसी से कोई बात ना होती तो अब इतने दिन तो गुजर चुके हैं। ज़ाहिर रिहाई तो हर कोई चाहता है, मगर फिर भी वो अपने टर्म्स पे चाहते हो। अच्छा, फिर वो माय टर्म्स और योर टर्म्स वाली बात नहीं है। वो यही है कि योर टर्म्स वाली बात पे ज़्यादा मेरे ख्याल से गौर व फिक्र हो रहा है, क्योंकि ख़त फिर ना लिखा जाता अगर माय टर्म्स वाली बात थी। अच्छा, मैं ब्रेक ले लूँ एक? ले लें, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ तहरीक की बात करते हैं, और जो जजों की तैनाती का मामला है वहाँ पे भी हुकूमत जो है वो कहाँ खड़ी है, इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्विकली बैरिस्टर साहब, अब जजेस की तैनाती का मसला आपके ख्याल में हल हो गया है या कोई वकला तहरीक जन्म ले सकती है? गो के इस वक्त सूरत हाल जो है वो आपके लिए तो ज़्यादा फेवरेबल है, आप हर चीज़ आपने तब्दील कर दी है, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका नुकसान जो है वो होगा। मैं ये समझता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, दीगर आपकी हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन, सिंध की बात कर लें, बलूचिस्तान की बात कर लें, इन तमाम बार एसोसिएशंस ने मुत्तफ़िका तौर पे, मैं और आप और अतर साहब या आन साहब, हम मावराए आइन या कानून तो नहीं जा सकते। जब आपके आइन में एक चीज़ दर्ज है, आप टाइमिंग से लाख इख्तलाफ कर सकते हैं कि शायद ये दुरुस्त टाइमिंग नहीं थी, जब लेकिन एक आइनी स्टेप है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है, मेरे ख्याल से हमारी इंटेंशन क्लियर है, उसमें कतन कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई मैलिस या कोई मैल। अब अच्छा, मुझे वाइंड अप करने का कहा गया है, लेकिन अब्बास साहब, कोई वकला तहरीक जन्म ले सकती है क्विकली सर? मैं एक छोटी सी अर्ज कर दूं। एक वो रशियन को स्पाई था जो पकड़ा गया था रशिया में, अमेरिकन स्पाई था, तो उससे पूछा कि तुमने क्या किया? उसने कहा मैंने सिर्फ अहलियत से हट के लोगों को प्रमोट किया, मैंने हर उस शख्स को प्रमोट किया जो अहलियत से हट के, ताकि पूरी जो फौज है, जो जर्नल है जो रशिया के, वो सारे के सारा कमल कर जाए। पाकिस्तान में भी ये पहले एक पार्लियामान सिलेक्ट की जो कि मेरिट से हटके थी, अब एक अदलिया सिलेक्ट की जा रही जो अगले 15-20 सालों में हाई कोर्ट। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत तफसील से इस पे बात मजीद भी होगी। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।